जान की बाजी मुसलमान लगा देंगे अगर ये कानून लाया जाता है और उसको पास करने की कोशिश की जाती है। फिर क्या कह रहा हूँ, जान की बाजी लगा देंगे मुसलमान, ये कहा गया है, जान की बाजी लगा देंगे। उस बिल में यह भी लिखा है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी पर एक्शन लेना चाहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी, और कोई काम ही नहीं है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हेड ऑफ द स्टेट के पास, और कोई काम ही नहीं है उसके। वह कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, यह एक प्रिवी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों द्वारा दान की गई है कई सदियों से। ये एक निजी प्रॉपर्टी है, माफ कीजिएगा, ये एक निजी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों द्वारा दान की गई है कई सदियों से। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और लाखों एकड़ जमीन मुसलमानों से ले ली जाएगी और वक्फ की कुल संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन फिर भी मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। 2006 की सच्चा कमेटी में रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि ये 1.2 लाख करोड़ रुपए की जो मलाई है ना, ये मुसलमानों के ठेकेदार खा जाते हैं। आज हमारी बातचीत किस पर होगी? जी हाँ, आज होगी वक्फ कानून पर। और आज आप मेरे इस वीडियो को संभाल कर रखना। मैं संभाल कर रखने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। ये मामला अभी जेपीसी में है। जेपीसी की जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 4 बैठकें हो चुकी हैं। वक्फ संशोधन कानून को सरकार टेबल कर चुकी है। जनता दल यूनाइटेड का समर्थन मिल चुका है। मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जा चुका है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद कानून को नए सिरे से बनाया जाएगा जैसा कि प्रक्रिया होती है। और जो सुझाव, क्योंकि जो जेपीसी होती है वो संसद का छोटा रूप होती है, छोटा रूप। उसमें राज्यसभा के सांसद भी होते हैं, लोकसभा के सांसद भी होते हैं, और वो तमाम सेक्शन से जितने भी इससे जुड़े हुए पहलू हैं उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि कानून बनाने से पहले भी बातचीत की जाती है, लेकिन कानून जिस शेप में आया है उस पर व्यापक बहस हो, ये संसद की मांग होती है, ये संसद की मर्यादा होती है। इसीलिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गया है। कमेटी जब रिपोर्ट देगी उसके बाद वक्फ संशोधन कानून पेश होगा। मैं आपको एक बयान की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये कोई सामान्य नेता नहीं है। बिहार जैसे राज्य में ऑल इंडिया AIMIM के अध्यक्ष है। नाम क्या है? अख्तरुल इमाम। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने क्या कहा, जान की बाजी मुसलमान लगा देंगे अगर ये कानून लाया जाता है और उसको पास करने की कोशिश की जाती है। फिर क्या कह रहा हूं, जान की बाजी लगा देंगे मुसलमान, ये कहा गया है, जान की बाजी लगा देंगे। ओवैसी साहब पहले ही कह चुके हैं। ओवैसी साहब ने ऐसी ऐसी बातें कह दी। हालांकि ओवैसी साहब उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद अन्य पार्टियों को छोड़कर उनको इसलिए जगह दी गई है क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। ओवैसी साहब लगातार इस मुद्दे पर अपनी तकरीरें कर रहे हैं। मैं तकरीरें नहीं कहूंगा, ओवैसी साहब भड़काते हैं, बोलते कम है, बहुत ज़हीन है, बैरिस्टर हैं, पढ़ के आए हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे जब मैं पार्लियामेंट में मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यह इंसान इस तरह की तकरीरें कैसे कर लेता है। फिलिस्तीन जिंदाबाद संसद के अंदर बोल देना, ऑल आइज फॉर गाजा, उनके लिए एक बड़ा सा वो कर देना। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या ओवैसी साहब ने कुछ कहा? उन्होंने कोई तकरीर करी? कोई शब्द कहा? खैर इस पर फिर आएंगे, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले AIMIM के नेता अख्तरुल इमान की धमकी, जिसको मैं कह रहा हूं कि वक्फ कानून पर इसने दी जंग की धमकी, ये ठीक उसी तरह है जब कहा गया था ना CAA आ गया है, अब मुसलमानों की नागरिकता खत्म, अब वक्फ कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की संपत्ति सरकार अपने घर में रख लेगी। ये नया है, ये नया चिगुफा है। तो ओवैसी ने क्या कहा है, अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। ये कानून में कहीं है ही नहीं, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि अगर ये कानून होगा तो इसके नियम भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर बनाएंगे, और सब कुछ बना ही रहे नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर। उस बिल में यह भी लिखा है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी पर एक्शन लेना चाहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी से पूछेंगे।
और कोई काम ही नहीं है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हेड ऑफ द स्टेट के पास, और कोई काम ही नहीं है उसके पास। तो ओवैसी ने ये कह दिया, ओवैसी का बयान मैंने आपको सुना दिया। तो ओवैसी ने कह दिया कि क्या, कि वक्फ का कानून पास हो गया तो क्या होगा, ये होगा कि पूरी संपत्ति जो है सरकार के पास चली जाएगी मुसलमानों की। आप समझ लीजिए, अभी तो वक्फ की संपत्ति की वो बात कर रहे हैं, और धीरे वो ये कहेंगे कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी ले लेगी सरकार, क्योंकि झूठ बोलना है तो उसका कोई अंत नहीं है। कि सीए के टाइम क्या हुआ कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, उनसे कागज मांगा जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, उनको देश से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा ना, सीए लागू हो गया है, आधे साल से ज्यादा हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गए। किसी किसी के घर पे भी कोई गया क्या सरकार वाला? अब इसमें कौन सा कूदे हैं, एक हमारे यहाँ के मौलाना जाकिर नाइक, जो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बताते हैं। एक जमाना था इनका जलवाए जलाल था। कांग्रेस की सरकार जब यूपीए 1 यूपीए 2 थी, तब ये देश के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। सरकारें और ऑर्गेनाइजेशंस इनको करोड़ों का चंदा दिलवाते थे, और इनकी जो प्रीचिंग्स है, इनकी जो टीचिंग्स होती हैं, और सार्वजनिक तौर पर ये खुलेआम अपने यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को बुलाकर लाइव टेलीविजन पर या टेलीविजन प्रोग्राम में मजहब भी बदलवाते थे। तो कहते थे देखिए अब आप आ जाइए हमारी। और इन्होंने क्या क्या कहा है और कैसे कैसे इन्होंने आतंक को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश के अंदर जब आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद इन पर किस किस तरह के आरोप लगे, कैसे ये 2016 में भाग गए, कैसे ये छुपकर मलेशिया में रह रहे हैं। अब ये आग भारतीय मुसलमानों की लगा रहे हैं कौन? ये लगा रहे हैं जाकिर नाइक। जाकिर नाइक क्या कहते हैं? वक्फ कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, यह एक प्रीवी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों द्वारा दान की गई है कई सदियों से। ये एक निजी प्रॉपर्टी है, माफ कीजिएगा, ये एक निजी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों द्वारा दान की गई है कई सदियों से। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और लाखों एकड़ जमीन मुसलमानों से ले ली जाएगी। ये कानून में कहीं नहीं लिखा, लेकिन जाकिर नाइक कह रहे हैं, जाकिर नाइक समझा रहे हैं। और जब ऐसी बातें होती है ना, तो झूठ सबसे तेजी से फैलता है, अफवाह सबसे तेजी से फैलती है। हम बचपन में देखते थे, हमारे यहाँ पे मेरा जो दूसरा एक मेरा जो गांव था सेंधवा, वो सेंसिटिव गांव था, तो अफवाहों से सावधान पुलिस दिन रात कहती थी। और अभी भी जब बड़ी बड़ी चीजें होती है तो लोग कहते हैं, अब तो क्या सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी खूब झूठ परोसा जाता है। फैक्ट चेकर्स हैं, वो अपनी एजेंडे के हिसाब से फैक्ट चेक करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको अख्तरुल ईमान का बात बताया, ये तो आर पार जंग जान लगा देंगे, सिर धड़ सबकी धमकी इन्होंने दे दी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। जाकिर नाइक कह रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीन ली जाए। अब देखिए, मुसलमान दलितों से भी बदतर है। मैंने कहा ना, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में बात कही गई, अगर मुसलमानों के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और वक्फ की संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है, तो इसका इस्तेमाल बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं होता है? सिर्फ मदरसों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों होता है? दरअसल होता क्या है कि एक मस्जिद होती है, उसके आसपास दुकानें बनी होती है, एक मजहबी स्थल। चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से फेस करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक इबादत गाह है, मस्जिद है, उसके चारों तरफ दुकानें बनी हुई है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो उसकी पेरिफेरी में आता है। और जो वहाँ के लोकल जो रसूख वाले लोग होते हैं ना, फिर किराया धीरे से उनकी जेब में जाता है, वो आम मुसलमान के काम में नहीं आता। इसी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए खुद मुस्लिम संगठनों द्वारा ये आवाज उठाई गई। देखिए, माल तो हर किसी को नहीं मिलता ना, तो दूसरा पक्ष भी होता है, तो वहाँ मुसलमानों में भी एक पीड़ित पक्ष है। उन्होंने ही ये बात कही और पीड़ित मुस्लिम पक्ष ही कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, मेरी इस संपत्ति के साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उसके 10 साल बाद मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल ये कि इतनी सारी अफवाहें अगर आएंगी
और इन अफवाहों के आधार पर अगर देश में नैरेटिव सेट होगा, तब उसके बाद क्या होगा? सरकार को क्या ये पता है कि इस ढंग का नैरेटिव बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है? मैं जानता हूँ सरकार को पता होगा, सरकार का अपना तंत्र होता है, उसका अपना खुफिया तंत्र होता है, उसकी अपनी सरकारें होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ वोट के लिए होता है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी भी इसका विरोध करने में, जो खास तौर पर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, इसका धुर विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। ये मुस्लिम मौलाना, ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान, जाकिर नाइक, जितने भी बड़े-बड़े मुस्लिम संगठन हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रिजेक्शन की अपील निकाली। खैर बड़ी अच्छी बात है, लोकतांत्रिक तरीका है। रिजेक्शन की कि टोटली रिजेक्ट वक्फ कानून। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये संशोधन करिए और ये मत करिए। वो कह रहे हैं कि इसके लिए कानून ही बतलाइए। अब ठीक है, अगर आपको किसी सेक्शन पर आपत्ति हो, किसी सेक्शन पर आपत्ति नहीं कर रहे हो, उनका हेडिंग है रिजेक्ट। और मैं आपको बताऊं कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये क्यूआर कोड का स्कैनिंग वाला, कि आज की तारीख तक एक एक आज आज मेरे ख्याल से सितंबर चल रहा है, 1 सितंबर से ये क्यूआर कोड स्कैनिंग वाला शुरू हुआ था। जो मेरी जानकारी 1 करोड़ से ज्यादा क्यूआर कोड अभी तक स्कैन हो चुके हैं। और दुनिया भर की अफवाहें वक्फ कानून के बारे में उसके अंदर लिखी गई हैं। और सोच लीजिए कितना खतरनाक होगा अगर ये आधी अधूरी अधकचरी चीजें जनता में जाएंगी और कुछ राजनीतिक संगठन उसमें तेल डालकर, घी डालकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए फिर किसी शहर में, फिर दिल्ली जैसे जगह में कोई नया शाहीन बाग खड़ा करेंगे, दिल्ली के किसी व्यस्त इलाके में बैठ जाएंगे और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई होने लगेगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, मजहब खतरे में आ जाएगा। और पता नहीं, आपको पता है ना, मैं तो कई बार कहता हूँ, और खास तौर पर जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं या इससे जुड़े जो पैनलिस्ट होते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपका मजहब हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं, आप लोग कहते हैं कि आपका मजहब तो 24 नहीं 25 घंटे खतरे में। एक दिन में 25 घंटे ही लोग खतरे में ही रहते हैं, हमेशा खतरे में। और आप कहते हैं ना कि एक घर में एक बड़ा भाई, तो बड़ा भाई मान लीजिए बहुसंख्यक पक्ष, हिंदू पक्ष बड़ा भाई, अब छोटा भाई जो है वो कितनी नालायकी कर दे, तो वो माफ कीजिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा भाई माफ कर देता है क्योंकि वो बड़ा भाई है। लेकिन जनाब हर बार ये स्ट्रैटेजी काम करे, काम ना करे, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको ये बता दूं, वक्फ के पास कितनी संपत्ति है? सेना सबसे ज्यादा संपत्ति है डिफेंस के पास। डिफेंस के पास है 6.33 लाख करोड़ रुपए। दूसरी रेलवे के पास है 3.25 लाख करोड़ रुपए। और वक्फ की कुल संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन फिर भी मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। 2006 की सच्चर कमेटी में रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि ये 1.2 लाख करोड़ रुपए की जो मलाई है ना, ये मुसलमानों के ठेकेदार खा जाते हैं और मजहब के नाम का चूर्ण आम आदमी को चटा देते हैं। यही सबसे बड़ी हकीकत है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है वक्फ के पास, और पिछले 13 सालों में ये 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई है। जो कानून है वो क्यों लाया गया और उसमें बेसिक संशोधन क्या है? दरअसल अगर वक्त में कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है, यानी इसका काम अल्लाह के काम के लिए होगा, प्रॉफिट के काम के लिए होगा, बिल्कुल बात ठीक बात है। वक्फ की संपत्ति ऐसी होनी चाहिए। अगर किसी ने दान कर दी, अगर किसी ने दान कर दी, या अगर कोई ये कह देता है कि नहीं मेरी संपत्ति का इस्तेमाल अब कौम की बेहतरी के लिए हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लेकुना क्या था? ये लेकुना ये था कि इस मामले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। वक्फ अकबर कह दे, सबसे बड़ा मामला तमिलनाडु के गांव का है। तमिलनाडु का एक गांव जहां हिंदुओं की आबादी मिनिमम हो गई, वहां पर वक्फ ने कह दिया कि इस पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाए। बड़ा विवाद हुआ था इस मामले पर, बड़ा विवाद हुआ। ऐसे ही कई 4-5 मामले और हैं। जब मोदी सरकार आई और इस पर हजारों पिटिशंस आई थी, कई सारे कोर्ट केसेस के हवाले इस बीच में दिए गए हैं। कई सारे मुसलमान भी
वक़्त से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति किसी मज़हब के ठेकेदार ने वक़्फ को दे दी और वो बेचारे अपनी ही संपत्ति से बेदखल हो गए। इसमें आम मुसलमान भी शामिल है। ऐसे हज़ारों पिटीशंस होंगी। लेकिन इस वक़्फ कानून में सबसे बड़ी बात क्या थी कि वक़्फ अगर किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, तो आप उसे निचले कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते थे। और वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का मतलब कि वक्फ के खिलाफ शिकायत आपको वक्फ के पास ही करनी पड़ेगी। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इससे क्या होता था, जो आम मुसलमान है वो तो उसको पता है कि वक्फ ने मेरी प्रॉपर्टी ली है, अब वो उन्हीं के पास अर्जी लिख के दे कि साहब ये मेरी संपत्ति आपने गलत ले ली, क्या आप मानोगे? वो एक बड़ा पुराना शेर है ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, यानी जिसने मेरा कत्ल किया वही मेरे केस का जज बना है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो बड़ा फेमस गजल है जगजीत सिंह की। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो वक्फ ट्रिब्यूनल ठीक इस तरह का था। और जब ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाता तब आप हाई कोर्ट जाते। अब कोई आम आदमी हाई कोर्ट तक जा सकता है क्या साहब? एक केस मैं लड़ रहा हूँ साहब, अखबार में खबर दिखाने का ही केस है और कोई केस नहीं है। हजारों रुपए कहाँ जाते हैं फोटोकॉपी कराने में, मेरे जैसे आदमी की कमर टूट जाती है। तो आम आदमी कहाँ से हाई कोर्ट जाएगा और कहाँ से वक्त से अपनी संपत्ति वापस ले लेगा? तो इसी चीज को, यही बेसिक बदलाव है कि अब आप कोर्ट के अंदर भी इस बात को चैलेंज कर सकते हैं। यही बेसिक बदलाव है, बाकी करेक्शन है। अब वक्फ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या है? क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है? वक्फ में तो बिल्कुल नहीं। और वक्फ के जितने भी बोर्ड हैं, राज्य के बोर्ड भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अलग हैं, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, या न के बराबर है। ठीक उसी तरह जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है ना, ये मुसलमानों की जो वो कहते हैं ना, जो सिविल मामले जो होते हैं उसमें फैसला करने वाली सबसे बड़ी अपने आप को बॉडी कहती है। उसमें 2 या 3 महिलाएं हैं। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मेरे सामने आने से या टेलीविजन कैमरे से बड़े घबराते हैं, तो जब उनसे ये सवाल पूछ लो तो बगले झाँकते हैं। तो सरकार ये भी चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। अब ओवैसी क्या कह रहे हैं? अब मैं ओवैसी का पूरा बाइट आपको पढ़ के सुनाते हैं। ओवैसी ने इसको कहां से जोड़ा है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा लिया। उन्होंने कह दिया कि अब जितनी भी संपत्ति है वक्फ की, अगर ये कानून पास हो गया तो ये पूरी की पूरी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। कहीं ये बिल में है? नहीं। क्या सरकार ये चाहती है? नहीं। ये ठीक उसी तरह है कि सीएए लागू हो चुका है, क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या किसी मुसलमान से कागज मांगा गया? क्या किसी मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में डाला गया? सीएए लागू हो चुका है साहब 2024 के चुनाव से 3 महीने पहले, और अब वो कानून का रूप ले चुका है। अब कहाँ गए शाहीन बाग वाले? और मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिस दिन ये वक्फ का कानून का मसौदा संसद के सामने आ जाएगा और संसद में पेश होगा, एक बार फिर नया शाहीन बाग बनाने की कोशिश होगी। एक बार फिर से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होगी ताकि लोगों को और चीजों को डाउट में लाया जाए। मैंने ट्वीट लिखा था बांग्लादेश के हालात के ऊपर, और मैंने कहा था कि हिंदू वहां पे मर रहा है, दुर्गा पूजा में 5 मिनट पहले अजान से पहले आप बंद कर दो। अरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जितनी कंट्री है, ये अपने आप को कहते हैं ना कि हम मजहब के, धर्म के सबसे बड़े रखवाले हैं। तो क्या ऐसा देश जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है और दूसरे धर्म अल्पसंख्यक, वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो अन्याय हो रहा है उस पर ही खामोश क्यों हो जाते हैं? उनकी जबान भारत में मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है इसी पर क्यों खुलती है? ये सवाल मैंने लोगों के सामने रखा था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें क्यों आती है कि नैरेटिव हमारे नेता या हमारे मौलवी मौलाना इसी तरह का देते हैं।